हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ पीसीएस प्री 2023 का पेपर है, जो कि पॉलिटी का कितना क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। पॉलिटी के 19 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वो सब एक साथ कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, साथ में जितनी इन्फॉर्मेशन फैक्ट है, प्लस आपका रिवीजन भी इसके साथ होता जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन गवर्नर और उसके आर्टिकल से रिलेटेड है, कौन कौन से आर्टिकल हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आर्टिकल 155, ये मोस्टली पता होता है लोगों को कि 155 क्या होता है, रिमूवल से नहीं होता है, ये अपॉइंटमेंट से होता है। ठीक है, और भी जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है गवर्नर के रिगार्डिंग, उसको फटाफट से देख लेते हैं। चलिए देखते हैं एक बार में कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, तो पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से लेकर 237 के बीच में स्टेट के रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो दिए गए हैं। ठीक है, पार्ट 6 152 से 237 के बीच में स्टेट से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है 153। ठीक है, इसमें गवर्नर की बात करी गई है। 154 में बात करी गई है कि उसकी कौन कौन सी पावर होगी। स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो किसको होगी, वो गवर्नर को होगी। ठीक, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होगा, गवर्नर होगा। ठीक है, 155 में अपॉइंटमेंट की बात करी गई है। 156 में टर्म्स ऑफ ऑफिस 5 साल के लिए जो उसका कार्यकाल होता है उसके बारे में बात करी गई है। 157 में क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करी गई है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, 158 में इस कंडीशंस की बात करी गई है। 159 आर्टिकल याद रखिएगा ओथ के रिगार्डिंग है, शपथ लेता है जो गवर्नर, उसको शपथ कौन दिलाता है याद रखिएगा, जो स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, स्टेट हाई कोर्ट के जो जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। 161 पार्डनिंग पावर्स रिलेटेड है गवर्नर के, और इसके बाद जाए हम 163 जो डिस्क्रिप्शन जिस गवर्नर का होता है, जो मनमानी शक्तियां प्राप्त होती है, उसको 163 की क्लॉज 2 में दिया हुआ है। 164 में गवर्नर जो है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। 168 में पार्ट ये बताया गया कि गवर्नर इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, इतने आर्टिकल आपको गवर्नर के रिगार्डिंग पता होने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी नहीं याद हो पा रहा है तो जो ब्लू टिक में आप मार्क करेंगे उनको जरूर याद करिए। 153 में गवर्नर की अपॉइंटमेंट है, गवर्नर के बारे में बताया गया है। 154 बताया गया कि स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड गवर्नर होगा। 155 बताया गया अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर के बारे में है। 159 ओथ के बारे में, 161 जो है पार्डनिंग पावर के लिए। ये सब आर्टिकल याद रखिए, बार बार क्वेश्चन से रिपीटेड होते हैं। ठीक है, चलिए ये अलग पार्ट हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन जो पार्ट ऑप्शन सी है वो गलत है। ठीक है, 155 अपॉइंटमेंट है ना कि रिमूवल से। ठीक, और आते हैं आगे। तो पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की रिगार्डिंग पूछा गया, प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 58 क्लॉज 2 में और 59 क्लॉज 1 में ये कहा गया कि भैया जो प्रेसिडेंट है ना, वो किसी भी एक बार वो प्रेसिडेंट बन गया तो वो ना लोकसभा का मेंबर हो सकता है ना राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, वो तो प्रेसिडेंट बनेगा ना, वो अब लोकसभा का मेंबर भी नहीं रहेगा, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस। ये स्टेटमेंट हर बार पूछता है, ध्यान रखिए ये ऐसा स्टेटमेंट आया तो करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अमेंडमेंट के बारे में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट संशोधन के बारे में पूछा है। इसको कौन शुरू कर सकता है, इसको शुरू कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट को शुरू करने की पावर नहीं है, प्रेसिडेंट को शुरू करने की पावर नहीं है। और देख लेते हैं संशोधन से रिलेटेड क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। देखिए ये चीजें हैं कि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट के बारे में बात करी गई है, पार्ट 20। ठीक है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 20। ठीक है, अभी तक 106 अमेंडमेंट कराया जा सकता है, किया जा चुका है। रिसेंट में जो अमेंडमेंट करा गया है उसको ध्यान रखिएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था वो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसमें कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको 108 के अंदर जो ज्वाइंट सेटिंग होती है वो अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है, और प्रेसिडेंट को अपना साइन देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट इस पर हाँ ना या फिर कोई वीटो पावर यूज नहीं कर सकता है, वीटो पावर की पावर नहीं है इसके बाद, प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, बाध्य है वो। इतनी बातें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा का होता है उसका इलेक्शन कराता है, नहीं कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराता है, नहीं कराता है। ठीक है, डाउट्स और डिस्प्यूट्स कौन रिजॉल्व करता है, ये नहीं करता है। ठीक है, अब बात करें इसके बाद रिगार्डिंग बात करें कि इसको क्या कैसे समझ सकते हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कराता है वो प्रेसिडेंट कराता है, वाइस प्रेसिडेंट कराता है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट के लिए असेंबलीज के लिए और काउंसिल के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, विधान परिषद होती है, उनके लिए इलेक्शन करा सकता है। लेकिन नहीं कराता है किसके लिए, स्पीकर के लिए नहीं कर सकता, पंचायती राज के लिए, पंचायती राज और म्यूनिसिपल इसके लिए तो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, और डिप्टी स्पीकर के लिए। अच्छा, फिर इनका इलेक्शन कौन कराता है, इनका इलेक्शन जो स्पीकर का इलेक्शन कराता है वो प्रेसिडेंट के अंडर में होता है और इसको सपोर्ट करता है लोकसभा सेक्रेटरीट। डिप्टी स्पीकर का जो डेट डिसाइड करता है वो स्पीकर डिसाइड करता है। ठीक है, और दोनों का ही इलेक्शन लोकसभा में केवल होता है और कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता। लोकसभा में जो एमपी होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में। ठीक, इतनी बातें आपको समझ लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर नीदर नन ऑफ दी अबव इज करेक्ट। ठीक है, ये ऑप्शन होगा।
तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से कॉन्सेप्चुअली वाइज वेरी गुड क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे आते हैं, जिनको थोड़ा सा डाउट होगा इस क्वेश्चन में तो वो फंस सकता है, यहाँ पर ट्रैप था एक तरह का। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। मैं इसी पेपर में आपको दिखाऊंगा कि 2-3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। तो इसमें जो वेरियस कमिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशंस पूछी गई हैं और कहा गया कौन सा सही नहीं है, विकल्प सही नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जी वी के राव कमेटी ने प्लानिंग के बारे में कहा था, ठीक है, स्टेटमेंट सही है। जो दंतेवाला कमेटी है ये 1978 में बनी थी, जनता गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी और इसने ये एम्प्लॉयमेंट की रिगार्डिंग थी, रोजगार की रिगार्डिंग थी और इसने रूरल क्रेडिट की बात करी थी, ठीक है। संथानम कमेटी, ठीक है, संथानम कमेटी ने फाइनेंस, इसके पंचायती राज फाइनेंस के बारे में बात नहीं करी थी और अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करी थी। अशोक मेहता कमेटी ने ही फाइनेंस की भी बात करी थी, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार फटाफट से कि क्या चीजें हैं पंचायती राज के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो कमेटी बनी थी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे, वो बनी थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने सबसे पहले बताया था कि 3 टीयर होने चाहिए, ठीक है, 3 टीयर का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे नीचे होनी चाहिए ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति होनी चाहिए, फिर उसके जिला पंचायत होना चाहिए। तो 3 टीयर मॉडल किसने बताया था? सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने। फादर ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया किसको कहा जाता है? जनक किसको कहा जाता है? बलवंत राय को। सबसे पहले इन्हीं के रिकमेंडेशंस पर नागौर में पूछा जाता है। सबसे पहले पंचायती का राज सिस्टम कहाँ बना? नागौर, राजस्थान में 1959 में बना, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद जो कमेटी बनी अशोक मेहता कमेटी बनी 1977 में, जनता गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसने कहा कि 2 टीयर मॉडल बनाओ, ग्राम पंचायत की नीड को खारिज कर दिया। कहा इसने 2 मॉडल होना चाहिए, पंचायती समिति और जिला पंचायत होना चाहिए। इसने रिकमेंडेशन दिया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाना चाहिए जिससे स्टेट का फाइनेंस ठीक रहे। और इसने कहा कि डिस्ट्रिक्ट को हम प्लानिंग यूनिट की तरह काम करें, ठीक है। हमें जो प्लानिंग करनी हो तो डिस्ट्रिक्ट को हम यूनिट माने, ठीक है। फिर इसका जो कमेटी बनी जी.वी. के राव कमेटी बनी 1985 में बनी, ठीक है। और इसलिए प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई गई। इसने सजेशन करा कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। पहले क्या होता था कि पंचायत में इलेक्शन रेगुलर नहीं होते थे, तो इसने कहा कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। फिर एल.एम.वी. सिंघवी कमेटी बनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एल.एम.वी. सिंघवी कमेटी ये 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। इसने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कहा कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। उसके बाद इसी ने सबसे पहले कहा कि पंचायत इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट किसने कहा था? एल.एम. सिंघवी कमेटी ने कहा था। और इसी ने सबसे पहले न्याय पंचायत, जो न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एल.एम. सिंघवी कमेटी ने ही दिया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो कमेटी बनी उसका नाम था थुंगन कमेटी, 1986 में बनी थी। और उसके बाद आपको पता है कि एक्ट आ गया था 73rd और 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 आया था और 23 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। इसी दिन पंचायती राज डे मनाया जाता है और 1 जून 1993 से म्यूनसिपैलिटी कमीशन वो एक्ट पर पास हो गया था, ठीक, म्यूनसिपल काउंसिल एक्ट पास हो गया था। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कभी पूछ लेगा कि कमिटीज का टाइम के साथ में अरेंजमेंट कर दीजिए। तो सबसे पहले बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद जी.वी. के राव कमेटी 1985 में, उसके बाद एल.एम. सिंघवी कमेटी और लास्ट में बनी थुंगन कमेटी। तो ये थोड़ा टाइम लाइन भी ध्यान में रखना है और कौन कौन सी रिकमेंडेशंस इन कमिटीज ने दी वो सब चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 19 के रिगार्डिंग पूछा है कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था कि जो फ्रीडम टू ओन, एक्वायर और डिस्पोज प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये खत्म कर दिया गया था, ठीक है। पहले समझिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसमें जो पार्ट 19 क्लॉज है, 19 है फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो उसमें 19 का क्लॉज 1 क्लॉज एफ, ठीक है, इसके अंडर में राइट टू प्रॉपर्टी था और आर्टिकल 31 के अंदर भी था। तो मतलब ये था कि अगर कोई स्टेट आपकी प्रॉपर्टी को ले लेता है तो आपके पास सीधा अधिकार होगा, आपके फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन होगा तो आपके पास सीधा अधिकार होगा कि आप आर्टिकल अंडर 32 सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या था, स्टेट को ये रियलाइज हुआ कि जो है इंडिया में जमींदार बहुत हैं, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म हो नहीं पा रहे हैं। और आर्टिकल 39 क्लॉज बी, 39 क्लॉज सी, इसमें कहता है कि हमें मटेरियल का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमें किसी के पास ज्यादा मटेरियल ना हो, इक्वालिटी लानी समाज में समता लाना है, एकता लाना है। इसके लिए इस आर्टिकल्स को यहां से हटाना पड़ेगा और फंडामेंटल राइट्स अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद क्या कहा गया कि ये जो राइट था इसको आर्टिकल 300 क्लॉज ए में शामिल कर दिया गया, जो पार्ट 12 में आता है, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कभी कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अंडर आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 300 ए में आता है, पार्ट 12 में आता है। और ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। इंडिया में केवल ये लीगल राइट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट है, क्योंकि ये आर्टिकल 300। तो यहां पर अगर इसका वायलेशन होगा तो पर्सन डायरेक्ट 32 के अंदर में नहीं जा सकता है, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिगार्डिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोगों ने गवर्नर के रिगार्डिंग आर्टिकल देखा, फिर से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या सेम पर्सन एक या एक से ज्यादा स्टेट में गवर्नर नहीं हो सकता? लेकिन ऐसा नहीं है। आपको भी पता है कि कोई गवर्नर जैसे महाराष्ट्र का है तो वो गोवा का भी गवर्नर हो सकता है, ठीक है।
वो कर्नाटक का भी गवर्नर हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा यूपी में जो गवर्नर थे वो एमपी के भी गवर्नर का कार्य कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि स्टेट में आपको पता है गवर्नर का रोल नॉमिनल होता है और जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सीएम के पास होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो बस यही स्टेटमेंट आपका पकड़ लेना है, तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। और 153 अभी हम लोगों ने देखा कि जो बात करता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होगा, इसके रिगार्डिंग बात करता है, तो हम लोगों ने ये अभी कवर किया था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए जो आर्टिकल्स हैं और उनकी कौन कौन सी शक्तियां हैं या किसको दी गई है। जैसे समझिए इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब ये पूछा गया किसको, सिटीजन को दी गई है, कौन सी नॉन सिटीजन को दी गई है, या सभी को दी गई है, ऐसा पूछा गया है। तो समझिए यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो केवल फंडामेंटल राइट्स सिटीजन को दिए गए हैं वो ध्यान रखिए 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल सिटीजन के पास है, नॉन सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और ये समझिए ये कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल अंदर आर्टिकल में आता है, किसमें, आर्टिकल 14 में आता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और यहां पूछा है कि सही नहीं है, ठीक है, तो ये सही है, तो इसको नहीं करेंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आप ये कह सकते हैं आर्टिकल 16, ठीक है, 16 है, तो अब सिटीजन के अंदर में बिल्कुल सही आता है, क्यों सिटीजन को प्राप्त है। क्रिएटिंग एन स्टेट पावर ऑफ पार्लियामेंट सही है, लेकिन जो नाम बदलने की शक्ति है वो स्टेट के पास नहीं है, इसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। आर्टिकल 2 एंड 3 में दिया गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी नेम, एरिया और बाउंड्री चेंज करने की। देख लेते हैं कैसे। जैसे आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है, आर्टिकल 2 एंड 3 में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 2 में क्या है कि जो नए टेरिटरी से जब स्टेट बनेगा, फॉर एग्जांपल इंडिया ने कुछ पार्ट पाकिस्तान का ले लिया, कुछ पार्ट कब्जा कर लिया बांग्लादेश का, तो उस जगह पर अगर नया स्टेट बनना है तो आर्टिकल 2 का प्रयोग होगा। तो जब इंडिया में ही जैसे आंध्र प्रदेश को काट के 2 स्टेट बनाए गए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो यहाँ पर आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा, ठीक है, इस तरह से। और आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि कोई भी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 और 3 में करा जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं गिना जाएगा, और जो है वो सिंपल मेजोरिटी से ही पास कर दिया जाए, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि कैसे जो है नया स्टेट बनाया जाता है। सबसे पहले पार्लियामेंट एक बिल लेके आती है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के पास पहले आता है, ठीक है, प्रेसिडेंट स्टेट असेंबलीज के पास भेजता है, एक टाइम निश्चित करता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, क्या स्टेट असेंबलीज के पास एक टाइम होता है? बिल्कुल टाइम होता है, एक टाइम के अंदर उसको जवाब देना होता है। वो कुछ रिकमेंडेशंस देता है या फिर नहीं देता है, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है, नॉट रिकमेंडिंग। फिर यही बिल जो रिकमेंडेशंस होती है बिल के साथ में पार्लियामेंट के पास फिर से प्रेसिडेंट भेज देता है। फिर उसके बाद अगर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से इसको पास कर देती है तो प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है, प्रेसिडेंट के असेंट के साथ वो जो है बिल पास हो जाता है और स्टेट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिगार्डिंग टू चेंजिंग द नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें आर्टिकल और इसका मिलान है, तो बहुत सिंपल से अगर आर्टिकल्स आपको मेनली ध्यान है तो कर लेंगे। बहुत इजी कैटेगरी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं मेरे हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। देखिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये आर्टिकल 17 में आता है, ठीक है, जबकि ये दोनों आर्टिकल ही आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 आपने पढ़ा होगा, यही दोनों एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध आते हैं। और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के बीच में आते हैं। 29 कहता है कि कोई भी सिटीजन है इंडिया का, ठीक है, और उसके पास ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर उसको बना के रखे, तो ये प्रोटेक्शन करता है माइनॉरिटी राइट को। और एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करता है आर्टिकल 30। इतनी बातें पता होगी तो ये आप लगा देंगे 2 एंड 3 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी पर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है उसका डिक्लेरेशन किसी भी समय पर हो सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में बात करी गई है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन और क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए बनते ये है कि भारत में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी, तो ध्यान रखिए 3 बार लगी। एक बार 1962 में जब युद्ध हुआ, 1971 में इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ उसमें लगी, और 1975 में जब लगाई गई नेशनल इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कारण। आपको पता है इलेक्शन जो डिस्प्यूट हुए थे, जिसमें इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो है हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ये कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। उस जगह पर राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पर ये वाला केस था जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, तो 3 बार लगाई गई, ठीक है। अभी रिसेंट में समझिए भारत ने, इंडिया ने कहा है कि 25 जून को हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, ठीक है, इसी जून, क्योंकि 25 जून 1975 को ही नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इसीलिए संविधान हत्या दिवस की घोषणा करी गई है। उसके बाद 1977 में जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसके जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आयोग बना था उसका नाम ध्यान रखिएगा शाह कमीशन बना था। और कि देखते हैं कि जो इमरजेंसी लगाई गई वो सही है नहीं गलत है, ठीक है, उसकी जांच के लिए बनाया गया था शाह कमीशन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आईसीटी के बारे में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब आईसीटी ई गवर्नेंस जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव क्यों लेती है? पॉजिटिव चेंजेस के लिए। तो जो भी गलत चीजें बता रही हैं वो आप सही कर लेंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आईसीटी के बारे में देख लेते हैं। आईसीटी भारत में कब कब डेवलप हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फैक्चुअल है लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 1968 में सबसे पहले TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने सबसे पहले भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर का निर्माण करा, जिसका नाम था TDC-12। TDC-12 जो है पहला स्वदेशी कंप्यूटर था भारत का, और इसका निर्माण करा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने। ठीक है, 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया गया, जो प्रमोट कर रहा था आईसीटी को। ठीक है, 1975 में साइट प्रोग्राम शुरू करा गया। साइट प्रोग्राम था कि सैटेलाइट के माध्यम से गांव में एजुकेशन, शिक्षा पहुंचाना। ठीक है, 1977 में NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कमीशन, इसका काउंसिल, इसका स्थापना हुई। ठीक है, उसके बाद 1986 में समझिए नेशनल पॉलिसी आई हमारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर और आईटी पर। सबसे पहली पॉलिसी कब आई? 1986 में आई। 1995 में सबसे पहले VSNL जो गवर्नमेंट एजेंसी है VSNL का गठन हुआ। 1997 में ट्राई का गठन हुआ। 1999 में पहली टेलीकॉम पॉलिसी आई। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। 2015 में आपको पता है डिजिटल इंडिया मिशन भारत में आया, और 2000 में भारत का IT एक्ट भी आया। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। IT एक्ट 2000 में आया था और 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन आया था भारत का। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी आईसीटी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो और बाकी सारे इसके फैक्ट वगैरह ध्यान में रखिएगा कि कब क्या बना था। साइट प्रोग्राम 1975 में शुरू हुआ था और पहली भी पॉलिसी आई थी 1986 में आई थी। ये कुछ फैक्ट हैं, ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूपीएससी के रिगार्डिंग यूपीएससी अपनी पावर्स और फंक्शंस को कहां से डिराइव करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन से करता है, आपको पता है आर्टिकल 315 से लेके 321 तक। ठीक है, ये आर्टिकल आपको पता है यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के साथ डील करता है, आर्टिकल 315 से लेकर 321 तक। ठीक है, पार्लियामेंट्री लॉज भी है, यूपीएससी एक्ट 1958 है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी है, कन्वेंशन भी है, तो सारे से पावर डिराइव करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट वाला 338 है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन 280 है, और नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस 338 का बी है। ये आर्टिकल है, पता नहीं क्या करके बनाया था, ये बिल्कुल इसके ऑप्शन ही गलत थे। ठीक है, डिलीट हुआ होगा नो डाउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछा है कि फंड जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए थे उनको टाइम से लगाना, क्रोनोलॉजी से साथ लगाना। ठीक है, सबसे पहले समझिए 1951 में शंकरी प्रसाद यूनियन ऑफ इंडिया केस आया। तो सबसे पहले समझिए भारत में ये दुविधा थी फंडामेंटल राइट्स को अमेंडमेंट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि यस, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, और पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उसको अमेंड कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जब सेंटर ने 17 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, इसके द्वारा लैंड रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और जो भी लैंड रिफॉर्म थे उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया। तब यहाँ पर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस हुआ 1965 में। उसमें जो है केस यही था कि भैया किसी की राइट प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर कर लेंगे तो उसके बारे में क्या है, फंडामेंटल राइट है उसका। आर्टिकल अभी भी लोगों ने पढ़ा था, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज F में फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको एक्वायर कर लेंगे तो कैसे काम चलेगा। फिर गोलकनाथ केस फिर आया 1967 में आया। ठीक है, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो डाउट कि पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, क्यों, उसका प्रोसीजर क्या होगा वो मेंशन नहीं है। ठीक है, तो उसने लिमिट कर दिया। फिर केशवानंद भारती केस आया 1973 में। जो समझिए गोलकनाथ केस में जो जज बनी थी, बेंच बनी थी, वो 11 जजेस की बेंच बनी थी। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में आया, इसमें 13 जजेस की बेंच बनी। ये अभी तक की लार्जेस्ट बेंच है। इसने सबसे पहले कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन लिमिटेड अमेंडमेंट होगा। ठीक है, उसका जो फंडामेंटल है, जो बेसिक है कॉन्स्टिट्यूशन को, वो नहीं चेंज होना चाहिए। और यहीं पर जो थ्योरी आती है, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी, यहीं पर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। शंकरी प्रसाद आया था 1951 में, सज्जन सिंह आया था 1965 में। ठीक है, गोलकनाथ आया था 1967 में आया था, और केशवानंद भारती 1973 में आया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी विद रिगार्डिंग टू ये फंडामेंटल राइट्स और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला जो समझिए क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट जो अमेंडमेंट करेगा वो किस ईयर में करेगा। तो 42वां आपको पता है, 42वां भाई सबसे पहले हुआ होगा तो 1976 में। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और ये जैसे 52वां है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से है, दल बदल कानून से है, तो ये वाला हो गया। 86वां आपको पता है राइट टू एजुकेशन से है, और 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे है, तो जो लैंग्वेज है ओडिया लिखी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ओडिया करने के लिए, मतलब उसका नाम बदलने के लिए, ओडिया से ओडिया करने के लिए 96 अमेंडमेंट आया था। अच्छा, 42वां अमेंडमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक, इतना ज्यादा अमेंडमेंट करा गया 42वें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया गया। इसमें प्रेम्बल में 3 शब्द जोड़े गए, SSI मतलब
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, 3 वर्ड इसमें जोड़े गए। ठीक है, इसी में 43 के 48 का ए आर्टिकल जोड़े गए डीपीएसपी में जोड़े गए। फंडामेंटल ड्यूटी इसी के अंदर में जोड़े गए 42वें अमेंडमेंट के द्वारा। इसी में कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट और मेजर्स इसी के अंदर में लाए गए। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, फिर पूछा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना, किसने किसका नाम दिया था। ठीक है, तो सबसे आराम से आप अगर पकड़ लेते हैं क्वासी फेडरलिज्म किसने दिया था, केसी वेयर ने। अगर नहीं दिया थोड़ा तो ऐसे याद कर लीजिए, वेयर मतलब वेयर से लगा सकते हैं व्हील का काम होता है बैलेंस करना होता है। और क्वासी मतलब होता है, क्वासी मतलब बैलेंसिंग, मतलब हाफ यूनाइटरी भी है, थोड़ा सा यूनाइटरी भी है, थोड़ा सा फेडरल भी है, तो बैलेंसिंग काम है, तो बैलेंसिंग काम व्हील भी करता है। तो क्वासी फेडरलिज्म केसी वेयर। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फिर आप समझ लीजिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ऑस्टिन ने दिया था। ठीक है, आईवीआर जेनिंग्स, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा क्रिटिक्स था। ठीक है, तो जब भी क्रिटिक्स की बात आएगी तो हमेशा आईवीआर जेनिंग्स बजाइएगा। फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसने कहा कि भारत का जो संविधान है वो केंद्रीकरण की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो आईवीआर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके। ठीक है, अभी हम लोगों ने पंचायती राज पे देखा था, फिर इसने पूछा है कि किसने कहा था कि पंचायत राज को 3 टियर नहीं होना चाहिए, केवल 2 टियर होना चाहिए। ठीक है, और कौन सा 3 टियर में शामिल नहीं है। ठीक है, बलवंत राय मेहता जी ने जो कमेटी में बताया था, उन्होंने 3 ही बताया था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। इन्होंने न्याय पंचायत नहीं बताया था। न्याय पंचायत अभी हम लोगों ने देखा सिंघवी कमेटी के द्वारा बताया गया था। ठीक है, इतनी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर पूछा लोकपाल के बारे में, समझिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में। लोकपाल जो अपॉइंट होता है वो अपॉइंट को करता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को नाम जो सजेस्ट करता है कमेटी बनती है। अब कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, कौन कौन होते हैं, देखिए मेंबर्स में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा होते हैं, सीजेआई होता है, और एक जूरिस्ट होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, एक जूरिस्ट होता है। ठीक है, और लोकपाल के बारे में फैक्ट देख लीजिए, सबसे पहले लोकपाल शब्द किसने दिया था, एलएम सिंघवी ने दिया था। ठीक है, पहला रिकमेंडेशन किसने दिया था कि भारत में लोकपाल बनना चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी 1966 में जो बनी थी उसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया था। इसमें 8 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5 साल और 70 साल, आपने समझ गए होंगे, 5 साल और 70 साल जो है इसका होता है कि 5 साल टेन्योर हो सकता है तो 70 साल हो सकता है। ठीक है, क्या ये लोकपाल पीएम को कवर करता है, बिल्कुल कवर करता है, लेकिन पूरी तरह से कवर नहीं करता। ठीक है, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर पीएम को अधिकार है, विशेषाधिकार है, और उसको लोकपाल के जुरिसडिक्शन से बाहर रखा गया है। एनजीओ पर क्या कार्यवाही कर सकता है, कर सकता है। तो ये क्वेश्चन अगर आते हैं तो टिक करिएगा कि हाँ कर सकता है लोकपाल। ठीक है, किस एक्ट के अंदर पावर डिराइव करता है, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर पावर डिराइव करता है। सबसे पहले जो बने थे पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में प्रेजेंट टाइम में लोकपाल कौन है। उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में लोकायुक्त कौन है। जो स्टेट्स में होते हैं उसको लोकायुक्त कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में भी अभी रिसेंट में अमेंडमेंट लाए थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी अमेंडमेंट आया था इसके रिगार्डिंग, और उसमें कौन कौन से चेंजेस करे गए, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से चेंजेस करे, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त कौन है, और प्रेजेंट टाइम में भारत में लोकपाल कौन है। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल टाइप क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज पूछा है। ठीक है, समझिए सबसे पहले कि आर्टिकल 350 के बी में इसके बारे में वर्णन है। ठीक है, अभी समझिए, ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक स्टेट के लिए ऐसा अफसर चाहिए, नहीं ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, हर स्टेट में नहीं, सेंटर अगर एक अपॉइंट कर देगा तो वही माइनॉरिटी जो लैंग्वेजेस हैं, जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस हैं, उनकी रक्षा कर लेगा। आर्टिकल 29 और 30 की रक्षा ये कर लेगा। ठीक है, एक ही चाहिए, बाकी हर स्टेट के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, और ये कहा गया है कि इसको ऐड किया गया था 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, नहीं इसको ऐड किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1956 में। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और इसके बारे में क्या ध्यान में रखना है कि इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, इसके जो रिपोर्ट देता है वो भी प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, ये किसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर काम करता है। ठीक है, और जो पहले बने थे भारत में उसको श्री लक्ष्मण नाम था, श्री लक्ष्मण। तो ये कुछ फैक्ट भी ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट टाइम में भी क्वेश्चन इधर से आ जाए कि इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। रिपोर्ट कौन देता है, रिपोर्ट किसको करता है, तो प्रेसिडेंट को ही करता है। किसके अंडर में होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, और पहले जो बने थे श्री लक्ष्मण बने थे, और इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर ये लिस्ट में 3 लिस्ट है इंडिया में। ठीक है, 7 शेड्यूल में यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है, तो ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में है, बाकी ये तीनों लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर आप डी लगाएंगे तो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा अपने से। और ये करंट अफेयर क्वेश्चन था, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था।
ठीक है। ये वाला देखिए फिर से पंचायती राज में पूछा गया है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि 73rd 74th अमेंडमेंट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, भारत में संवैधानिक और सांविधिक बॉडी हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिए। जो बॉडीज हैं जैसे यूपीएससी है, फाइनेंस कमीशन है, इनके जो पावर और फंक्शन है उनके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में, ये सब चीजें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो नो डाउट आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 15 अगर क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से 12 से 13 क्वेश्चन यहाँ से हल किए जा सकते हैं जो रीचेबल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और साथ में इसको सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद जो टॉपिक शुरू करें इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस हैं इसी तरह डील कर लेंगे, पूरा 360 डिग्री इसको एनालिसिस करके खत्म कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।